नमस्कार, मनी मास्टर के ताज़ा एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। हमारी इस खास श्रृंखला में हम बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि बाजार में निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मुनाफा कमाने में मदद मिले। अगर आप शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में निवेश करते हैं तो अक्सर सुनते होंगे कि करेंसी में कमजोरी से कमोडिटी कीमतों को सपोर्ट मिला है या करेंसी में मजबूती से IT कंपनियों की आय पर दबाव देखने को मिला है। पर आखिर करेंसी बाजार होता क्या है, इसमें ट्रेड करने के क्या क्या तरीके हैं, करेंसी मार्केट का आकार कितना बड़ा है, डॉलर, येन और स्विस फ्रैंक को सेफ हेवन करेंसीज क्यों कहते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हो सकता है क्या? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आज इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट सुगंधा सचदेव जी, जिनकी कमोडिटीज, इक्विटीज और करेंसी रिसर्च में एक्सपर्टीज है और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट रिसर्च में करीब 2 दशक का उनका लंबा अनुभव है। आइए उस लंबे अनुभव का फायदा उठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुगंधा मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 की इस खास श्रृंखला मनी मास्टर में। Thanks, Sandeep. Good evening to all, or thanks to all for inviting me at this forum. थैंक यू मैम। इससे पहले कि हम करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग से जुड़े फैक्टर्स और स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करें, मैं कुछ बेसिक सवाल है जो आपसे पूछना चाहता हूं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ बेसिक आइडिया ले पाएं कि आखिर ये करेंसी मार्केट होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है। फिर हम आगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी बातचीत करेंगे और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि करेंसी प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है मैम कि करेंसी प्राइजेस आखिर निर्धारित कैसे होते हैं, यानी कि जो एक करेंसी है दूसरी करेंसी के सामने उसके जो प्राइजेस हैं, जो पेग हम जिसे कहते हैं, वो कैसे निर्धारित होते हैं? संदीप, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये एक प्राइस होता है जो हम पे करते हैं वन करेंसी में टू बाय द अदर करेंसी। सो यहाँ पर दो करेंसीज का प्रैक्टिकली एक्सचेंज हो रहा है। हम यहाँ पे रिलायंस या SBI का शेयर जहाँ एक सिंगल प्राइस ट्रेड होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव प्राइसेस होते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेस करेंसी और कोड करेंसी, जिसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, USD INR पेयर। सो यहाँ USD INR पेयर में अगर हम देखें तो USD इज द बेस करेंसी एंड INR इज द कोड करेंसी। सो जब भी हम USD INR पेयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि the prices have reached 80 mark और 82 और 83। सो यहाँ पर हम USD को एक यूनिट पे कांस्टेंट करते हैं और INR की वैल्यू उसके अगेंस्ट कोट होती है। सो जब भी अगर हम बात करें कि अगर हमें $1 परचेज करना है सो हमें कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, सो वी मे हैव टू पे 80 रुपीज और 82 और 83। सो जैसे जैसे ये वैल्यू 85 या 88 की तरफ जा रही है, दैट मीन्स द इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। हमें ज्यादा रुपए शेल आउट करने पड़ेंगे टू बाय 1 यूनिट और $1। सो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, there are two ways in which exchange rates are determined. The first one is a fixed exchange rate and the other one is a floating exchange rate. Fixed exchange rate की बात करें तो मेजर गवर्नमेंट्स थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी को एक दूसरी करेंसी जो मेजरली किसी डेवलप्ड इकोनॉमी की करेंसी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, उसके अगेंस्ट पेग कर देते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिस्क हैं काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और ट्रेड को काफी ज्यादा फैसिलिटेट करा जाता होता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जहां मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती है एक्सचेंज रेट को, और यहाँ पर जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है और जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी अगर हम देखें तो प्राइसेस डेप्रिशिएट करते हैं। सो इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं, जैसे मैक्रो फैक्टर्स रहेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, GDP ऑफ द इकोनॉमी, ये मेजर फैक्टर्स, या करंट अकाउंट सरप्लस है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो करेंसी के प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। सो मेजरली अगर बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है, बट इसमें भी एक वेरिएशन होता है, दैट इज द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, जहां पर नॉर्मली अगर हम देखें तो करेंसी फ्लोटिंग ही होती है, बट सेंट्रल बैंक्स ऑन वेरियस ओकेजन्स दे इंटरवीन इन द मार्केट and they buy or sell their currencies to manage a relatively stable value. So अगर हम देखेंगे, हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत बार बात सुनी होगी कि RBI ने फॉरेक्स मार्केट्स में इंटरवीन किया है टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी। जब भी बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन हो जाती है इंडियन रुपी की या ओवर एप्रिसिएशन हो जाती है तो RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री वुड इंटरवीन and they would use their forex exchange reserves to buy or sell that currency to maintain a stable value of that currency. So that is called managed flow.
ठीक है। इनफैक्ट काफ़ी बार सुनने में आता भी है कि रुपए की जो उठापटक है, जो वॉलेटिलिटी है, उसको काबू करने के लिए आरबीआई की ओर से कदम उठाए गए हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि रुपए की डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन जो भी एप्लीकेबल हो उसको काबू करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए आरबीआई की ओर से कदम उठाए जाते हैं। मैम, आपने 2-3 चीज़ें बताई इस सवाल में कि एक तो शेयरों के भाव जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बजाय जो करेंसी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इनफैक्ट रिलेटिव होती हैं, यानी कि एक करेंसी के सामने होती है। जैसे आपने बताया कि यूएसडी आईएनआर में यूएसडी बेस होता है और आईएनआर का कोट होता है, कि यानी कि $1 का रुपए में कितना भाव है, वो 80 रुपये, 82 रुपये या 85 रुपये है। और आपने इनफैक्ट मैम, जो मेरा दूसरा सवाल था कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, ये मैं आपसे पूछने वाला था। इनफैक्ट आपने वो आंसर कर ही दिया है, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैम हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं जब ये सवाल बना रहा था तो एक चीज़ मेरे सामने आई कि एक तो फ्री कैपिटल फ्लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और सॉवरेन मॉनेटरी पॉलिसी, ये 3 चीज़ें हैं। इनफैक्ट इन तीनों की एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है या एक असंभव तिकड़ी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये जो तिकड़ी है ये क्या है, क्या ये ट्रिनिटी है, और इसका करेंसी के साथ साथ जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? देखिए, तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट हम इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्री कैपिटल फ्लोज, द सेकंड इज अ स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड थर्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी, जहां पर आप इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को आप एक सिंगल टाइम पर अचीव नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सो ऐसा माना जा रहा है सिंस 1962 ये थ्योरी कॉइन की गई थी, और ऐसा माना जाता है कि इनमें से आप सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स को एक टाइम पे मीट कर सकते हैं, बिकॉज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप तीनों ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप तीनों ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो जरूर इमर्ज होगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेती हूँ कि जापान की इकोनॉमी फ्री कैपिटल फ्लोज को इनवाइट करती है, वहां पर फ्री कैपिटल फ्लो है, और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, नॉर्मली फ्री कैपिटल फ्लो ही होता है, कैपिटल कंट्रोल्स बहुत कम होते हैं। बट वहीं अगर हम ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जापान अपनी करेंसी को स्टेबल रखना चाहता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में मॉनिटर करना चाहता है, तो उस केस में वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो ऑटोनॉमी है उसको लूज कर देगा। सो इसको समझ लेते हैं कि अगर वो चाहता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना, लेट्स से कहाँ इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिमांड कम है और डिमांड को रिवाइव करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करना चाहते हैं जिससे क्रेडिट फ्लो बढ़ जाए। सो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम दैट इकोनॉमी। इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे, वो जापान की इकोनॉमी को छोड़ देंगे इन फेवर ऑफ हायर यील्डिंग करेंसी। सो उससे क्या होगा, बेसिकली कैपिटल आउटफ्लोज तो होंगे ही, बट एक्सचेंज रेट में भी काफी मेजर चेंजेस आएंगे, जापान की करेंसी वीक हो जाएगी। सो इन अ वे, अगर आप चाहेंगे कि हम तीनों फैक्टर्स को मॉनिटर करना चाहें, तीनों फैक्टर्स को एक ही टाइम पे मैनेज करना चाहें, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं एक फैक्टर को इग्नोर करना पड़ेगा। और आजकल के अगर वर्ल्ड में जहां देखें, नॉर्मली कंट्रीज चाहती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस हो, जहां वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल कर सके और कैपिटल फ्लोज भी हो। सो नॉर्मली वो अपने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोटिंग रखते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट में, करेंसी मार्केट में काफी इम्पैक्ट आता है और हम करेंसी में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन आते हुए देखते हैं, और इसका डेफिनेटली फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ओके। तो ये हुई इस तिकड़ी की बात। मैम, करेंसी मार्केट का साइज क्या है, यानी कि जो पूरा मार्केट है करेंसी मार्केट, ये कितना बड़ा है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। करेंसी मार्केट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 24 आवर मार्केट है ये। और अगर हम ग्लोबल वॉल्यूम्स की बात करें, एवरेज डेली टर्नओवर दैट्स ऑलमोस्ट $7.5 ट्रिलियन। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 2019 का जो लास्ट डेटा था, जो लास्ट सर्वे था, वहां पर $6.6 ट्रिलियन तक का एवरेज डेली टर्नओवर था, ये बढ़कर 7.5 ट्रिलियन हो गया। सो ये सबसे बड़ी मार्केट है, इवन दो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स नहीं रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। मतलब आप कह रहे हैं कि रोजाना $7.5 लाख करोड़ का ट्रेड हो रहा है इस मार्केट में? यस। ओके, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है इनफैक्ट, क्योंकि ग्लोबली कनेक्टेड है। और दूसरी बात ये भी है कि 24 घंटे चलता है, क्योंकि एक देश, अगर कोई पर्टिकुलर देश है जहाँ पे रात है तो दूसरे में दिन है, या वहाँ पे कुछ और समय चल रहा है, तो उस हिसाब से कारोबार तो हमेशा हो ही रहा है। तो उस लिहाज से एक्सचेंज का जो फ्लो है, एक्सचेंज रेट्स का जो फ्लो है, करेंसी का फ्लो है, वो तो चल ही रहा है। तो उस लिहाज से 24 घंटे का ये मार्केट है और $7.5 लाख करोड़ का
रोज का वॉल्यूम है जो कि इस मार्केट में देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी मैम हमने पूरा जो एक ओवरऑल सिनेरियो है करेंसी मार्केट का वो तो समझ लिया है। जो कोई नया निवेशक भी है इस मार्केट में उसके लिहाज से भी देखें तो अब मैं इस सवाल की ओर बढ़ता हूं कि करेंसी मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, यानी कि तरीके क्या हैं अगर कोई करेंसी मार्केट्स में ट्रेड करना चाहता है तो करेंसी मार्केट्स में देखें तो लार्जली स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके अलावा हम फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस हैं, फ्यूचर्स मार्केट है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्वैप्स हैं और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर मैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो स्पॉट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस है जिस पे आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पॉट ट्रांजैक्शन, जिसमें जो सेटलमेंट है, जो डिलीवरी है, वो 2 वर्किंग डेज के बाद होती है। वहीं अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड होते हैं करेंसी मार्केट्स में, दे आर ओवर द काउंटर, वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, दे आर ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस, जहां आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं एट अ फ्यूचर डेट which is predetermined and at a future predetermined price which is called the forward rate. Similarly, future contracts भी काफी ज्यादा similar होते हैं forward contracts पे. The only difference is that they are traded on the exchange platform और बहुत standardized contract होते हैं और एक defined टाइम में ट्रेड होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक अपफ्रंट मार्जिन पे करना होता है और अब एक्सपायरी से पहले जो इसकी एक्सपायरी है उससे पहले आप अपनी पोजीशन को सेटल कर सकते हैं। सो अगर इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, यूएसडी आईएनआर पेयर को कंसीडर करें। सो ये आपका अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को समझ लें, सो 9 to 5 की विंडो में ही ट्रेड होंगे अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, एनएससी या बीएससी प्लेटफॉर्म में, और इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज $1000 का ही रहेगा। और अगर मैं करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो कल की एक्सपायरी है 28 मार्च। सो जिससे भी इस कॉन्ट्रैक्ट में, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया है, उसको अपने सारे सौदे कल से पहले सेटल करने होंगे। सो ये नॉन डिलीवरेबल होते हैं, इसमें कैश सेटल्ड होते हैं, इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती है। इसके अलावा समझ लेते हैं कि स्वैप ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। नॉर्मली बिग कॉर्पोरेशंस एंगेज इन स्वैप ट्रांजैक्शंस, थोड़ा अपना एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो बोरिंग्स हैं उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है स्वैप ट्रांजैक्शंस के थ्रू। जो बोरिंग्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स हैं वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज की जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड करेंसी स्वैप्स। इसके साथ साथ रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहता है करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में जो सेलर ऑफ द ऑप्शंस होता है या राइटर कह सकते हैं, दे गिव द बायर ऑफ द ऑप्शन टू बाय और सेल द करेंसी एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी। सो इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस होता है। लेट्स से अगर हम यूएसडी आईएनआर पेयर की बात कर रहे हैं और हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, आप मंथ एंड की एक्सपायरी की बात करें, लेट्स से आपने यूएसडी आईएनआर की 82 की कॉल ऑप्शन ली। इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स यू द राइट एंड पुट ऑप्शन इज द राइट टू सेल। सो अगर आपका प्राइस आपने यहाँ पे एक प्रीमियम पे किया, यू आर नॉट ट्रेडिंग एट अ सिंगल प्राइस, यू आर पेइंग अ प्रीमियम टू गेट दैट राइट। आपने 82 की स्ट्राइक पे लेट्स से यूएसडी आईएनआर में एक ऑप्शन बाय की है। अगर एक्सपायरी पे वो प्राइस 82.5 हो जाता है तब आपके फेवर में है, बिकॉज प्राइस एप्रिसिएशन हुई है, आपने कॉल ऑप्शन बाय की थी, आप उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू हैव दिस राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। बट वहीं अगर प्राइस स्लिप कर जाता है टुवर्ड्स 81.7, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सरसाइज दैट राइट, यू कैन लेट इट एक्सपायर वर्थलेस। सो इस केस में आपका जो टोटल लॉस होगा दैट इज ओनली द प्रीमियम लॉस जो आपने इनिशियली पे किया था फॉर दैट राइट विच यू आर एक्चुअली वांटिंग टू ओन। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैंने नोट किए मैम। एक आपने स्पॉट की बात करी, स्पॉट ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, स्वैप्स होते हैं और करेंसी ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में दे आर नॉन स्टैंडर्डाइज, काफी कस्टमाइज किए जा सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बिटवीन क्लाइंट्स एंड देयर बैंक्स एंड अदरवाइज बिटवीन 2 पार्टीज कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसकी डेट डिटरमिन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस का, इसीलिए हम यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम्स भी आते हुए देखते हैं। मैम आप कह रही थी कि ये एनएससी या बीएससी के प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड होते हैं, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात है। स्टॉक मार्केट्स या कमोडिटी मार्केट्स की हम जब बात करते हैं तो उनकी ट्रेडिंग एनएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स या बीएससी जैसे एक्सचेंजेस पर होती है, लेकिन करेंसी मार्केट के लिए कोई ऐसा डेडिकेटेड एक्सचेंज नहीं है। तो फिर करेंसी के जो सौदे हैं वो आखिर होते कैसे, यानी कि सेटलमेंट कैसे होता है इनका? अगर हम देखें करेंसी मार्केट में कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं है। दिस इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस विच ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या फोन के थ्रू ट्रेडिंग होती है।
There is no single largest exchange, but it is a network of several exchanges एंड ब्रोकर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप रात को भी चाहेंगे इसमें सौदा करना, आप वो भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स, जहां अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करें तो फ्राइडे 1:30 तक ये ट्रेडिंग चलती है, और संडे रात को इंडियन मार्केट टाइम के हिसाब से बात करें तो 2:30 AM से ये स्टार्ट होती है, फ्राइडे 1:30 AM तक ये मार्केट चलती है। सो दिस इज अ ग्लोबल नेटवर्क जहां पर करेंसी की रिलेटिव वैल्यूज को डिटरमिन किया जाता है। वाई? बिकॉज करेंसीज ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, सेंट्रल बैंक्स। सो इसीलिए ये मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर एक सिंगल एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब जरा ये भी बताइए कि इस मार्केट में कौन कौन ऑपरेट करता है, कौन कौन एक्टिव होता है, यानी कि इस मार्केट में प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं जो कि खास तौर पे ये जो आपने 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं उनको ट्रेड करते हैं, और दूसरा ये जो सारे प्लेयर्स हैं इनका करेंसी मार्केट पर कैसे असर होता है, क्या इनका असर एक जैसा होता है? अगर नहीं तो फिर अंतर भी बताइएगा कि हर प्लेयर किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे बड़े प्लेयर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। जो मेजर वॉल्यूम आता है वो इंटर बैंक डील्स के थ्रू आता है। सो कमर्शियल बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स या हेज फंड्स या पेंशन फंड्स, इनके लिए ट्रेड करते हैं और ऑन देयर ओन बिहाफ ऑल्सो टू स्पेकुलेट इन द मार्केट। सो कमर्शियल बैंक्स मार्केट के सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स। सेंट्रल बैंक्स का रोल ये होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करना, एक स्टेबल करना, ये बहुत बड़ा रोल होता है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में इंटरवीन करते हैं। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वो करेंसी को अपने रिजर्व्स में से सेल कर सकते हैं या अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए करेंसी को बाय भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मोटिव समझ लेते हैं। जो सेंट्रल बैंक्स का मोटिव है वो प्रॉफिट करना नहीं है, जस्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी, सो दैट इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा इश्यूज, स्टेबिलिटी को लेके कोई इश्यूज ना आ जाए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शंस है वो फैसिलिटेट होती रहे। बट वही कमर्शियल बैंक्स जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं या अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वहां प्रॉफिट में बी द मोटिव इन दैट सिनेरियो। थर्ड अगर हम आ जाते हैं तो हमारे एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, उनका भी कोई अपना मोटिव नहीं होता है। दे ओनली चार्ज अ फी फॉर देयर पार्टीज जिसके बिहाफ पे वो ट्रेड करते हैं। सो ये मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके अलावा स्पेकुलेटर्स हैं मार्केट में। स्पेकुलेटर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में, बिकॉज स्पेकुलेटर्स की वजह से ही मार्केट में लिक्विडिटी होती है। अगर स्पेकुलेटर्स नहीं होंगे तो करेंसी की जो मार्केट है वहां पर बिड आस्क का जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और करेंसी में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो स्पेकुलेटर्स का बेसिकली मोटिव होता है टू प्रॉफिट फ्रॉम द मूव्स इन द करेंसी मार्केट। दे आर बेसिकली बुल्स और बियर्स। वो मार्केट की डायरेक्शन को एंटिसिपेट करते हैं। जब वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, सो दे माइट बाय USD INR पेयर। बट ऑन द अदर हैंड जब वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि USD INR का पेयर फॉल करेगा, सो दे माइट पोजिशन देमसेल्फ बाय शॉर्टिंग इन द मार्केट। सो काफी ज्यादा मेजर गैप है इन तीनों के पार्टिसिपेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स में। और इसके साथ साथ हमारे पास इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना नहीं होता है मार्केट में। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है टू हेज देयर प्राइस रिस्क, बिकॉज इनकी बहुत ज्यादा मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड सेटलमेंट्स हैं विद अदर कंट्रीज। सो जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आता है इससे उनके प्रॉफिट्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो जस्ट टू मिटिगेट दैट रिस्क दे एंटर इनटू दीज करेंसी ट्रांजैक्शंस, द फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, टू मिटिगेट दैट रिस्क। सो सबके ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, बट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स मार्केट में स्पेकुलेटिव रहती हैं और जिसकी वजह से हम करेंसी के प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी आते हुए देखते हैं। तो आपके मुताबिक कई सारे प्लेयर्स होते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक्स मेन हैं जो कि ज़्यादा वॉल्यूम करते हैं या ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन रहता है। एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी होते हैं, एक्सचेंज ब्रोकर्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अहम भूमिका है स्पेकुलेटर्स की, जिनका प्रोपोर्शन काफ़ी हाई रहता है। उनकी वजह से ही बिड आस्क का जो एक वॉल्यूम होता है या बिड आस्क के बीच में जो अंतर होता है वो काफ़ी कम रहता है, यानी कि उनका मार्केट में जो एक इम्पॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या मैम ये जो स्पेकुलेटर्स हैं उनकी वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, आपको ऐसा नहीं लगता? और जब US या चीन की ओर से कोई छोटी सी खबर भी आती है तो बाजार काफ़ी शार्पली रिएक्ट करता है इन्हीं स्पेकुलेटर्स की वजह से? बिल्कुल संदीप, आपने बहुत राइट पॉइंट
उठाया है और ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रही है। इनफैक्ट करेंसी मार्केट का दूसरी मार्केट्स पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कमोडिटी मार्केट पे अगर हम बात करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कमोडिटीज आर प्राइस इन डॉलर टर्म्स, सो करेंसी मार्केट का काफी ज्यादा इम्पैक्ट वहां पे भी आता है। इसके साथ साथ हमारी इक्विटीज मार्केट पे भी करेंसी मार्केट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बट ये करेंसी मार्केट कैसे फ्लक्चुएट करती है? सो अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, विच इज वन ऑफ द डोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड, और अगर हम फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 88 to 90% of the trading is happening in US dollar. So one side of the trade you will see US dollar. So इसकी वजह से यूएस इकोनॉमी की तरफ से जो भी कोई मेजर न्यूज फ्लो आता है वो मार्केट्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मैं एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी। आप पिछले 2022 से आप सुन रहे हैं कि यूएस फेड इज एम्बार्किंग ऑन द मूव ऑफ एग्रेसिव पॉलिसी टाइटनिंग, और तब से लेके अब तक 2022 से लेके अब तक यूएस फेड ने ऑलमोस्ट 475 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक किया है। सो जब भी कोई न्यूज आती है रिलेटेड टू फेड कि कोई भी डिसीजन होने वाला है कि फेड इज अबाउट टू टाइटन फर्दर, इससे यूएस डॉलर की वैल्यू पे बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ता है और इससे बाकी करेंसीज की वैल्यू जो है यूएस डॉलर के रिलेटिव काफी हद तक कम हो जाती है। और स्पेशली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लास्ट ईयर दैट वाज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने इंडियन रुपी में काफी ज्यादा डेप्रिसिएशन आते हुए देखी। ये एक बहुत बड़ा मेजर मॉनेटरी पॉलिसी सिनारियो। बट वहीं अगर हम इसके साथ साथ छोटे छोटे फैक्टर्स की भी बात करें, जैसे नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आता है यूएस इकोनॉमी की तरफ से, विच इज रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, जो लेबर डेटा को इंडिकेट करता है यूएस इकोनॉमी और काफी ज्यादा दिखाता है कि यूएस मार्केट में लेबर मार्केट यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथन हो रही है या वीक हो रही है। इसका भी मार्केट पे यूएस डॉलर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बिकॉज अगर यूएस की लेबर मार्केट स्ट्रेंथन हो रही है तो यूएस डॉलर की वैल्यू रिलेटिव टू अदर करेंसीज बढ़ेगी और इससे बाकी करेंसीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वहीं अगर हम चाइनीज युआन की भी बात करते हैं तो चाइना का सर्विस सेक्टर डेटा या प्रॉपर्टी मार्केट की जो रिलेटेड न्यूज आती है या पीएमआई डेटा रिलीज हो रहे हैं, उससे भी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज चाइना अपनी कॉम्पिटिटिव अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को काफी ज्यादा चेंज करता रहता है, मैनिपुलेट करता है काफी हद तक, ऐसा माना जाता है। सो इससे भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस एंड कीप अप योरसेल्फ अपडेटेड विद दीज न्यूज डेवलपमेंट। और जो भी इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस हैं इसका काफी ज्यादा करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। सो वन नीड्स टू कीप अ टैब ऑन दीज इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस वेरी क्लोजली। तो मैम आपने यूएस डॉलर की जो डोमिनेंट पोजीशन है उसकी बातचीत करी, आपने चाइना की भी बात करी। मेरा इनफैक्ट जो अगला सवाल है वो इसी से ही लिंक्ड है। वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इनफैक्ट हमने देखा है कि यूएस डॉलर मार्केट में एक डोमिनेंट करेंसी के तौर पर सामने आया है और अब चीन अपनी करेंसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप भी हाईलाइट कर रही है, और उससे धीरे धीरे डॉलर का जो दबदबा है वो कम किया जा सके, ऐसी मंशा दरअसल चीन लेके चल रहा है। क्या आपको लगता है कि चीन सफल हो पाएगा? अगर हाँ तो ये बाकी सभी करेंसीज पर किस तरह से असर डालेगा फिर? सिद्दीक, मुझे ऐसा लगता है कि यस, चाइनीज युआन का जो रोल है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, पेमेंट्स में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना बहुत ज्यादा चाह रहा है कि चाइनीज युआन का जो यूसेज है फॉरेन ट्रांजैक्शंस में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और काफी ज्यादा वो इस पर्पस में सक्सेसफुल भी हुआ है। बिकॉज अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो चाइनीज युआन की जो पोजिशन है, इट हैज नाउ टर्न आउट टू बी 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट सिस्टम एंड द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व करेंसी एज वेल। और 2016 में चाइनीज युआन आईएमएफ की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भी इंक्लूड हो गया है। दीज आर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करें तो दीज आर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स और जो मेंबर कंट्रीज के रिजर्व्स को सप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द यूसेज ऑफ चाइनीज युआन। बट मुझे नहीं लगता, इवन दो चाइनीज युआन की यूसेज काफी ज्यादा बढ़ रही है, बायलैटरल ट्रेड्स हो रहे हैं चाइनीज युआन में, और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये काफी ज्यादा बढ़ भी रहा है। चाइना ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किए ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज के साथ, सॉरी। बट मुझे नहीं लगता कि वो डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाएगा। देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स डॉलर डी-डॉलराइजेशन, बट चाइना अभी भी काफी ज्यादा कैपिटल कंट्रोल्स रखता है अपनी करेंसी पे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो डॉलर को इजिली रिप्लेस कर पाएगा। और अगर हम ये भी देखें तो चाइनीज करेंसी इज रिलेटिवली न्यू। 75 ईयर्स पहले ही ये करेंसी एग्जिस्टेंस में आई थी। डॉलर हैज बीन देयर फॉर सेवरल डिकेड्स नाउ। और जो
अगर हम ओवरऑल डोमिनेंट पोजीशन की भी बात करें तो यूएस इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 15 to 17% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। सो एक बहुत बड़ा पोजीशन है जो रिजर्व करेंसी में है। और इसके साथ साथ यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है वो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट है, काफी लिक्विड है, वहाँ कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। बट वहीं चाइनीज युआन की बात करें तो यस, क्रेडिट रिस्क नहीं है वहां पर, बट वहाँ लिक्विडिटी को लेके काफी ज्यादा रिस्क है, बिकॉज कैपिटल कंट्रोल्स की वजह से इजीली चाइनीज युआन में कन्वर्जन नहीं हो सकता। सो मुझे लगता है यस, ये पॉसिबल होगा, बट अभी नियर टर्म में मुझे ये सिनारियो नजर नहीं आ रहा है। डॉलर का यूज कुछ हद तक कम होगा, बट चाइनीज युआन वुड नॉट बी एबल टू रिप्लेस द यूएस डॉलर। ठीक है, तो चाइना की जो करेंसी है युआन, उसका यूसेज बढ़ा है, स्पेशली जो रशिया यूक्रेन युद्ध है उसके बाद से हमने देखा है कि इसका यूसेज बढ़ा है। लेकिन फिर भी युआन ग्लोबली जो ट्रेड होता है उसमें डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ऐसा हमें सुगंधा मैम बता रही हैं। तो मैम, यूएस ने, इसी संदर्भ में एक और सवाल ये भी है कि यूएस ने चीन को कई बार करेंसी मैनिपुलेशन के लिए भी ब्लेम किया है। आपने कहा कि कैपिटल कंट्रोल ये रखते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन के लिए भी इसको ब्लेम किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है और इससे पूरे मार्केट पर कैसे असर होता है, जो पूरा जो मैनिपुलेशन किया जाता है अपनी करेंसी का, जो चाइना की ओर से? चाइना की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो यूएस के साथ चाइना का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस रहता है, और यूएस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट रहता है चाइना के साथ, बिकॉज जो चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स यूएस वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स। सो इसी वजह से अगर हम देखें तो चाइना ने अपनी करेंसी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखा हुआ है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर, रादर वीक रखा हुआ है। सो इससे उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, बिकॉज वहाँ से इम्पोर्ट करना फॉर यूएस मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी ज़्यादा चीपर रहता है। सो ये एक बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है। चाइना के एक्सचेंज रेट सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो मैनेज फ्लोटिंग के टाइप्स ही है ऑलमोस्ट माना जाता है, जहाँ पर करेंसी की जो वैल्यू है, चाइनीज युआन की जो वैल्यू है, it is pegged to a basket of currencies, but it is more closely related to the US dollar. So अपनी currency को every day they set a daily benchmark price, but then they let it move in line with the market forces as well. So वहाँ पर वो एक बैंड को determine कर देते हैं कि इसी बैंड में वो currency fluctuate कर सकती है, and based on the previous day activity, next day जो central bank officials होते हैं वो उसका बेंचमार्क रेट डिसाइड करते हैं। सो इन अ वे दे आर कीपिंग द करेंसी वेरी स्टेबल एंड दे आर नॉट अलाउइंग इट टू डिप्रिशिएट और एप्रिशिएट सिग्निफिकेंटली, और इससे वो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। अगर हम पिछले 15 से 20 साल से देखें तो चाइनीज युआन की जो वैल्यू है वो 6.1 से 7.1 की टू अ डॉलर में ही फ्लक्चुएट कर रही है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन चाइनीज युआन। सो इसी वजह से कई बार यूएस ने ये मेंटेन किया है कि चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई हर्ज या कोई गलत नहीं है कि अगर यूएस ने चाइना के ऊपर करेंसी मैनिपुलेटर के इल्ज़ाम लगाए हैं तो। अच्छा, एक और फिनोमिना है मैम, 3 करेंसीज खास तौर पे, एक यूएस डॉलर, दूसरा जापानीज येन और तीसरा है स्विस फ्रैंक। इन 3 करेंसीज को सेफ हेवन करेंसीज माना जाता है। क्या होता है सेफ हेवन, पहले तो ये बताइए, और इन करेंसीज को ऐसा क्यों बोला जाता है? सेफ हेवन करेंसीज स्पेशली अगर बात करें तो इट्स नॉट जस्ट सेफ हेवन करेंसीज, बहुत सारे सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में टर्मोइल बढ़ जाता है, डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, या फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सो इन्वेस्टर्स फ्लॉक ऑन टू दीज सेफ हेवन एसेट्स टू मेंटेन देयर परचेजिंग पावर। और स्पेशली अगर हम सेफ हेवन करेंसीज की बात करें तो दे टेंड टू रिटेन देयर वैल्यू, और अदर वो एप्रिशिएट भी कर जाती है अपनी वैल्यू में, एंड बाय दैट वेज वो अपने इन्वेस्टर्स जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है उसकी परचेजिंग पावर को इरोड होने से बचाती है। सो अगर हम एग्जांपल लें तो यूएस डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर सेफ हेवन करेंसी। इसके बाद स्विस फ्रैंक और जापानीज येन आते हैं। वाई बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न में यहाँ कि तीनों सेफ हेवन एसेट्स परफॉर्म करेंगे। अगर हम पिछले साल देखें, जब अगर हमने मॉनेटरी टाइटनिंग का फेज आते हुए देखा तो सारा पैसा अगर हम देखें तो यूएस डॉलर की तरफ फ्लो कर रहा था। सेम वाज द सिनारियो इन 2020 ऑल्सो, जब कोविड का पीरियड था, सिमिलर सिनारियो हमने देखा था। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले डाउनटर्न में जो सेफ हेवन एसेट से परफॉर्म किया वही अगले डाउनटर्न में भी वही सेफ हेवन एसेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ 2 सेफ हेवन एसेट्स और होते हैं। गोल्ड इज वन ऑफ द मेजर सेफ हेवन एसेट। अभी अगर हम देखें जो फाइनेंशियल मार्केट में जो हम टर्मोइल आते हुए देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी टाइटनिंग
और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में हमने बहुत मेजर अपसाइड आते हुए देखी थी। सो ये और जो बैंकिंग क्राइसिस अभी निकल के आ रहा है यूएस की साइड से, यूरोप की साइड से, उसमें भी हमने देखा है कि गोल्ड को काफी ज्यादा फेवर मिल रहा है। इसके साथ साथ यूएस ट्रेजरीज भी बहुत सेफ हेवन मानी जाती हैं। इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वहां पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, ना ही कोई लिक्विडिटी रिस्क है। सो ये सारे सेफ हेवन एसेट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हैं, रादर एप्रिशिएट भी करते हैं इन टाइम्स ऑफ हाई इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। ठीक है। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद से हमने देखा है कि जो राजनीतिक अनिश्चितता यानी कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिससे करेंसी मार्केट पर काफ़ी असर देखने को मिला था। पैसे का फ्लो सेफ करेंसीज की तरफ हुआ। हालांकि इस असर को केवल छोटी अवधि के लिए ही माना जा रहा है। आपको क्या लगता है मैम, क्या इसका करेंसी मार्केट पर कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है, ये जो वॉर शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में? सर्टेनली सतीश, इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, मैं इस पर थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूंगी। यूएस डॉलर के साथ रशिया का काफी ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर था। यूएस एंड रशिया वर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। बट ये यूएस ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पे काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दी, जिससे जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम था उसको रशिया एक्सेस नहीं कर पा रहा था। स्विस पेमेंट सिस्टम पे मेजरली यूएस बैंक्स का काफी ज्यादा होल्ड है, और इसकी वजह से रशिया को कुछ और पेमेंट सिस्टम को एक्सप्लोर करना पड़ा, और उसी वजह से रशिया का चाइना के साथ जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। और अगर हम देखें तो रशिया हैज ऑलरेडी बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स रिसोर्सेज, और डॉलर से काफी ज्यादा दे आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर। सो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो मेजर इम्पैक्ट है और ये जो सैंक्शंस लगाई गई रशिया के ऊपर, इससे बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसी इकोनॉमीज भी काफी ज्यादा अवेयर हो गई हैं कि इन फ्यूचर दीज सैंक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन देम ऑल्सो, और यूएस डॉलर को यूज नहीं कर पाएंगी। सो दैट इज द रीजन दे आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। सो अभी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं, डिजिटल करेंसीज जो आ रही है मार्केट में, और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज भी का यूसेज जो बढ़ रहा है, जिससे डोमेस्टिकली और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी की जा सकती है, ये भी हो रहा है। और इसके साथ साथ बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। चाइनीज युआन, जैसे अभी हमने बात करी कि चाइना अपने युआन में जो बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स है उसको प्रमोट कर रहा है। इंडिया ने भी इनवॉइसिंग और सेटलमेंट के लिए एक रशिया के साथ रशिया रुपी रूबल ट्रेडिंग अरेंजमेंट को भी स्टार्ट किया, और अभी 17 कंट्रीज ने इसको हामी दे दी है कि रुपी में इनवॉइसिंग के लिए दे हैव एग्रीड। सो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि डॉलर का यूसेज स्लाइटली कम हो जाएगा, एंड दे वुड बी एबल टू एक्चुअली बाईपास द यूज ऑफ यूएस डॉलर। इसके और भी रीजंस रहे हैं, नॉट जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर। इसका एक मेजर कारण ये भी रहा कि लास्ट ईयर हमने बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी टाइटनिंग इन द यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गई, और यूएस डॉलर 115 मार्क को टेस्ट किया, विच वाज अ 20-year हाई, जिससे बाकी सारी करेंसी की वैल्यू जो है काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई। सो इस फेयर के चलते भी इमर्जिंग मार्केट्स अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहती है, बिकॉज एक्सचेंज रेट में जब स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो इकोनॉमी पे उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। सो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, स्पेशली बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, या युआन में जो इनवॉइसिंग का ट्रेंड अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू जरूर होगा इन द आफ्टरमैथ ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बट ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि अभी डॉलर कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज अभी भी अगर हम देखें ग्लोबली तो ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में ऑलमोस्ट 59% शेयर जो है वो यूएस डॉलर का है, और फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में भी अभी भी डॉलर 88 to 90% है। ये जरूर कुछ हद तक हिट होगा, कुछ हद तक कम होगा, और विद द मेजर ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज हैं या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, इससे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। बट पूरी तरीके से डॉलर की जो दबदबा है वो मुझे नहीं लगता, जो सुप्रीमेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो पाएगी अभी नियर टर्म में एटलीस्ट। तो डॉलर की जो डोमिनेंट पोजीशन है, जो सुप्रीमेसी है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से कुछ देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें रूबल युआन हुआ, यानी रशिया और चाइना के बीच में। इंडिया ने भी रशिया के साथ एक करार किया जिसे हम रूबल इन्वॉइसिंग के नाम से जानते हैं, जैसा अभी हमें सुगंधा मैम बता रही थी। लेकिन फिर भी डॉलर की जो डोमिनेंट पोजीशन है वो चली जाएगी या उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको नहीं नजर आता है। अच्छा मैम, आपने फेड की बातचीत भी करी थी, सेंट्रल बैंक्स की बातचीत भी हुई थी, तो महंगाई को काबू करने के लिए यूएस फेड के साथ साथ बाकी सेंट्रल बैंकों को भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या इस कदम के पीछे इन बैंकों का
डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी को बचाना भी एक मंशा रही है। आपकी क्या राय है कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेड, उसको बाकी सेंट्रल बैंक्स ने क्यों फॉलो किया है? सर्टेनली, बिकॉज अगर हम यूएस के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो पिछले साल से इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल सीन इन लास्ट 40 इयर्स। सो बहुत बड़ा जो एग्रेसिव टाइटनिंग का एटमॉस्फेयर निकल के आया, इससे यूएस डॉलर की वैल्यू, जो अभी हमने पीछे भी बात करी, काफी ज्यादा बढ़ गई और बाकी करेंसीज डेप्रिशिएट होना शुरू हो गई। सो अपनी करेंसी से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, अपनी इकोनॉमी से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, उसको रोकने के लिए बाकी सारे मेजर सेंट्रल बैंक्स को भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा। मैं अगर डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूं तो हमने लास्ट ईयर देखा कि इंडियन रुपी स्लिप लोअर बाय अराउंड मोर देन 11%। बिकॉज क्या हो रहा था कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे एंड इन सर्च फॉर हायर यील्ड्स, और सेफ हेवन तो माना ही जाता है यूएस ट्रेजरीज को और यूएस डॉलर को भी। सो पैसा का जो फ्लो था वो डोमेस्टिक मार्केट से निकल के यूएस की तरफ जा रहा था, और इसके चलते इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ा। और आरबीआई ने भी पिछले साल से लेके, अगर हम मई से लेके अब तक देखें, ऑलमोस्ट 225 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक किया है। और ऐसा बाकी सारी कंट्रीज ने भी किया है। अगर हम यूरोजोन की भी बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बात करें, वहां पर भी हमने ऐसा देखा है कि टाइटनिंग का एटमॉस्फेयर चल रहा है। सो अभी ये टाइटनिंग का जो फेज है, मेजरली अगर हम देखें तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बट यस दे आर टुवर्ड्स एंड ऑफ देयर टाइटनिंग साइकिल वेरी सून। सो इस साल मुझे लगता है सबके ये जो टाइटनिंग साइकिल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। बिकॉज अभी हम देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी हमने ऑलरेडी यूएस में कुछ हद तक बैंकिंग क्राइसिस को आते हुए देखा है, यूरोप में भी इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा है, और ग्लोबल ग्रोथ भी काफी हद तक स्लो डाउन हो रही है। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फैक्टर था, बिकॉज यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए। तो अपनी करेंसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू मेंटेन अ स्टेबल एक्सचेंज रेट, बाकी सारी कंट्रीज को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना। ठीक है, तो मैम हमने ग्लोबल फैक्टर्स की बातचीत कर ली, हमने ग्लोबल करेंसीज की भी बात कर ली। अब मैं ज़रा थोड़ा इंडियन रुपी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो इंडियन करेंसी है। और उससे पहले, क्योंकि हम भी एक इमर्जिंग मार्केट हैं, एक उभरता हुआ देश हैं, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर, यानी कि जो उभरते देशों की जो करेंसीज हैं, उन पर आपकी ओवरऑल राय क्या है, वो पहले बताइए, फिर मैं इंडियन करेंसी की बात करता हूँ। सो मुझे लगता है हमने पिछले साल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में हमने काफी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी। ऑलमोस्ट 6 to 8% तक का डिक्लाइन काफी सारी करेंसीज में हमने आते हुए देखा। बट वही इंडियन रुपी की बात करें तो डबल डिजिट का डिक्लाइन आते हुए देखा। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी अगर हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं। मेजरली इसका रीजन ये नहीं रहा कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वीक हो रहे थे। इट वाज मेजरली जो डॉलर ड्रिवन मूव था, ये कि डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा था। 2008 से लेके अगर हम बात करें 2020 में जो मैसिव लिक्विडिटी इंफ्यूजन हुआ, उसके बाद ये मॉनेटरी टाइटनिंग का फेज आने से यूएस डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा एप्रिशिएट कर गई और कैपिटल फ्लाइट देखने को मिला। इसी वजह से सारी करेंसीज वीक हुई। बट अब अगर आने वाले इस साल की मैं बात करूं तो मुझे लगता है रिलेटेड टू यूएस इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का आउटलुक ज्यादा फेवरेबल है। मुझे लगता है यूएस में ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, बट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज कुछ हद तक आउट परफॉर्म करेंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2022, बट मुझे लगता है एज कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी यहाँ पर ग्रोथ बेटर देखने को मिलेगी। यूएस में हम ऑलरेडी देखें तो दे माइट हैव टू कट इंटरेस्ट रेट्स टुवर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर, सो दैट विल आल्सो लीड टू रिन्यूड कैपिटल इनफ्लोज इनटू द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। इसके साथ साथ चाइना के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं। चाइना की जो दिसंबर में रीओपनिंग हुई है, उससे काफी ज्यादा इमर्जिंग मार्केट की जो बास्केट है, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस साल रिलेटेड टू यूएस डॉलर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज यहाँ से एटलीस्ट 5 से 7% तक रिकवर कर सकती हैं। डॉलर इंडेक्स को भी बात करें तो आई थिंक इट इज ऑलरेडी पीक्ड आउट एंड यूएस इज लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट प्रोबेबली वन मोर टाइम, and after which they might even pause their interest rate hike cycle। और ऐसा देखा गया है कि जब भी यूएस का इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक मेजर फॉल देखने को मिलता है। अभी भी अगर हम देखें तो यूएस डॉलर इट सीम्स टू हैव टॉप्ड आउट एट 115 मार्क, और अगर 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स की वैल्यू आती है तो मुझे लगता है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्लाइड देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बट अगर 100 मार्क को रीच कर जाता है तो एक मेजर डाउनसाइड देखने को मिलेगी, और उस केस में इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, वापस से इनफ्लोज देखने को मिलेंगे, एंड दैट विल फेवर द आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। और चाइना भी बहुत ज्यादा
वो इनिशिएटिव्स ले रहा है टू रिवाइव इट्स प्रॉपर्टी सेक्टर। सो इससे भी काफी ज्यादा बूम देखने को मिलेगा, चाइनीज डिमांड भी काफी ज्यादा रिवाइव हो रही है। सो सारी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज पे भी जो डिमांड क्रिएशन होगी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एंड दैट विल फेवर द आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इन द नियर टर्म एंड फॉर द रेस्ट ऑफ 2023 एज वेल। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है, जो रेट हाइक का सिलसिला है, वो पीक आउट होने के करीब है, ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब है। साल अंत तक ब्याज दरों में कटौती भी हो सकती है, उससे इमर्जिंग मार्केट्स में कहीं ना कहीं कैपिटल फ्लो हो सकता है, डॉलर में कमजोरी आ सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो इमर्जिंग मार्केट जो करेंसीज हैं उसमें कहीं ना कहीं मजबूती के तौर पे देखने को मिल सकता है। आपने मैम ये भी कहा कि रुपया कमजोर हुआ है पिछले कुछ समय में, डॉलर मजबूत हुआ है। ये जो डिबेट है काफ़ी लंबी चल रही है हमारी, इनफैक्ट वित्त मंत्री की ओर से भी ऐसा बयान आया था कि भारतीय रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आपका क्या कहना है मैम, क्या वाकई में ही रुपया स्टेबल रहा है, केवल डॉलर की जो मजबूती है उस वजह से रुपये में कमजोरी आई है? यस, लार्जली अगर देखें तो डॉलर में जो स्ट्रेंथ आते हुए देखी उसी वजह से इंडियन रुपये में हमने वीकनेस आते हुए देखी। बट अगर हम कैपिटल आउटफ्लोज की भी बात करें तो लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट $16.6 बिलियन का आउटफ्लोज आते हुए देखा, वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटफ्लोज जो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है। इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, एनर्जी के जो बास्केट के प्राइसेस बढ़े, इससे भी हमारे कंट्री में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आई और उसका काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा बढ़ गई। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण था जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, और हम लेटेस्ट फिगर की बात करें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इन द थर्ड क्वार्टर हैज रीच्ड अ फिगर ऑफ अराउंड 4.4% ऑफ जीडीपी। इवन तो अगर हम देखें तो कमोडिटी के प्राइसेस काफी हद तक स्टेबलाइज हो गए हैं, और एनर्जी प्राइसेस भी काफी हद तक हायर लेवल से काफी हद तक नीचे आ चुके हैं। सो इसका इंडियन रुपी को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, और इतने सारे आउटफ्लोज के बाद इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज अ ब्राइट स्पॉट। अगर हम आईएमएफ की प्रेडिक्शंस की भी बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी एन आउटलायर इन 2023। ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है उसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, बट वी आर इन अ रिलेटिवली मच बेटर पोजिशन। रूरल डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी इस टाइम पे। करंट अकाउंट डेफिसिट मुझे लगता है कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक ईज हो रही है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी का मुझे लगता है आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए हमने बात करी कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू पीक आउट, उसके बाद रिन्यूड इनफ्लोज देखने को मिलेंगे, और जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है ये सब फेवर करेंगी इंडियन रुपी के आउटलुक को। नियर टर्म में मुझे लगता है वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी। पी में अगर 83 का लेवल ब्रेक हो जाता है फॉर द इंडियन रुपी टू अ डॉलर, इन दैट सिनेरियो 84.5 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट इफ 83 इज प्रोटेक्टेड लोअर साइड पे, तो मुझे लगता है इंडियन रुपी कैन इवन अप्रिशिएट टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 79 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप है दैट विल सपोर्ट द आउटलुक फॉर इंडियन करेंसी गोइंग फॉरवर्ड। नियर टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट आई थिंक लार्जली इंडियन रुपी प्रोटेक्टेड रहेगा, एंड 84.5 का लेवल मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा इस साल के लिए। तो मैम आपने मेरा जो अगला सवाल था उसका आंसर भी दे ही दिया है। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जब इमर्जिंग मार्केट्स इतनी मजबूत हैं, भारतीय रुपए में किस तरह का एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं सही समझाऊं मैम, तो आपने कहा कि 83 का जो लेवल है ऑन द लोअर साइड यूएसडी आईएनआर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर ऊपर नीचे की ओर 84.5 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही ऊपर में कौन सा ऐसा लेवल है जिसको पार करने के बाद फिर रुपए में आप जो कह रहे हैं कि 79 तक का लेवल्स भी आ जाएगा? मुझे लगता है 81-80 का लेवल अभी नियर टर्म में, सिर्फ नियर टर्म की बात करूंगी अभी, 81-80 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है वी आर हेडेड हायर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 79, एंड इवन in fact we may even see levels of around 77.5, but then that's a long call. इसमें भी टाइम लगेगा बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इंडियन करेंसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इतनी दूर की कॉल लेना अभी इनफैक्ट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा टू से विद द सर्टेनिटी दैट वी आर हेडेड टुवर्ड्स 77.5। मुझे लगता है अभी जो हमारा सिनारियो नजर आ रहा है वो जो हमारे इकोनॉमिक बबल्स हैं जो बर्स्ट हो रहे हैं स्पेशली बैंकिंग क्राइसिस की वजह से, नियर टर्म में वॉलेटिलिटी हाइटन रहेगी, 84.5 तक का लेवल आ सकता है, बट पॉसिबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 जहां रेट कट्स की भी बात हो रही है, दैट विल सर्टेनली फेवर द आउटलुक फॉर इंडियन करेंसी, और इनफ्लोज आएंगे एंड 79 से 77.5 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओके, तो 81-80 ऊपर की ओर ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो रुपया फिर यूएसडी यानी कि डॉलर के मुकाबले 79 तक अप्रिशिएट हो सकता है। नीचे में अगर 83 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर 84-50 तक के जो लेवल्स हैं वो भी नियर टर्म में देखने को
मिल सकते हैं। इसी के साथ सुगंधा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनी मास्टर की इस खास श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से करेंसी मार्केट्स के बारे में समझाने के लिए और साथ ही साथ उसमें रणनीति बनाने में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक्स संदीप। चलिए, तो मनी मास्टर में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि दर्शकों की समझ को सहज बनाने की मनी मास्टर की इस खास पहल से जुड़ा आज का हमारा जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये शो आपको निवेश की रणनीति बनाने में कितना मददगार साबित हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए और ये भी बताइएगा कि आप शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट से जुड़ा और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं मनी मास्टर के अगले एपिसोड में बाजार के एक और एक्सपर्ट के साथ, शेयर बाजार, कमोडिटीज और करेंसी से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 और हाँ, मनी 9 के मोबाइल ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार।